हर हर महादेव। हर हर महादेव। भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी। 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 अक्षांश, पृथ्वी के अक्षांश। अक्षांश 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 और देशांतर अक्षांश। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर खींची गई कोणीय दूरी अक्षांश है। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर खींची गई कोणीय दूरी अक्षांश है। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर खींची गई कोणीय दूरी अक्षांश है। दूसरे शब्दों में अक्षांश वह कोण है जो विषुवत रेखा तथा किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। दूसरे शब्दों में अक्षांश वह कोण है जो विषुवत रेखा तथा किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। विषुवत रेखा 0 डिग्री का अक्षांश है। यह एक महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जिन्हें क्रमशः उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। विषुवत रेखा 0 डिग्री का अक्षांश है। यह एक महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जिन्हें क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। विषुवत रेखा से दोनों ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी तक दोनों गोलार्धों में अनेक समानांतर वृत्तों का निर्माण होता है, जिन्हें अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश वृत्त विषुवत रेखा के समानांतर होने के साथ एक दूसरे के संदर्भ में भी समानांतर होते हैं। विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों उत्तरी और दक्षिणी तक दोनों गोलार्धों में अनेक समानांतर वृत्तों का निर्माण होता है, जिन्हें अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश वृत्त विषुवत रेखा के समानांतर होने के साथ एक दूसरे के संदर्भ में भी समानांतर होते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाने पर अक्षांशों में वृद्धि होती है। विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाने पर अक्षांशों में वृद्धि होती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश वृत्त छोटे होते जाते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश वृत्त छोटे होते जाते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। किसी स्थान के अक्षांश की माप को अंश, मिनट व सेकंड में प्रदर्शित किया जाता है। किसी स्थान के अक्षांश की माप को अंश, मिनट व सेकंड में प्रदर्शित किया जाता है। पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांश वृत्तों में विषुवत वृत्त सबसे बड़ा है। पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांश वृत्तों में विषुवत वृत्त सबसे बड़ा है। पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांश वृत्तों में विषुवत वृत्त सबसे बड़ा है। विषुवत रेखा से 7.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी कर्क रेखा के रूप में है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। ग्रीष्म अयनांत के समय अर्थात 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी कर्क रेखा के रूप में है। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी कर्क रेखा के रूप में है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। ग्रीष्म अयनांत के समय अर्थात 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ग्रीष्म अयनांत के समय अर्थात 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ग्रीष्म अयनांत के समय अर्थात 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। विषुवत रेखा से 27.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी मकर रेखा को प्रदर्शित करती है। विषुवत रेखा से 27.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी मकर रेखा को प्रदर्शित करती है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखा है। शीत अयनांत अर्थात 21 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत रहता है। शीत अयनांत अर्थात 21 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत रहता है। 21 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत रहता है। विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी आर्कटिक वृत्त के रूप में, जबकि 66.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी अंटार्कटिक वृत्त के रूप में जानी जाती है। विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी आर्कटिक वृत्त के रूप में, जबकि 66.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी अंटार्कटिक वृत्त के रूप में जानी जाती है। इन्हीं काल्पनिक रेखाओं के मध्य सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर पृथ्वी को विभिन्न ताप कटिबंधों में वर्गीकृत किया गया है। इन्हीं काल्पनिक रेखाओं के मध्य सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर पृथ्वी को विभिन्न ताप कटिबंधों में वर्गीकृत किया गया है। उष्ण कटिबंध, टोरिड जोन, उष्ण कटिबंध, 27 डिग्री उत्तर से 27 डिग्री दक्षिण के मध्य स्थित क्षेत्र को उष्ण कटिबंध के रूप में जाना जाता है, अर्थात कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र उष्ण कटिबंध है। 27 डिग्री उत्तर से 27 डिग्री दक्षिण के मध्य स्थित क्षेत्र को उष्ण कटिबंध के रूप में जाना जाता है, अर्थात कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र उष्ण कटिबंध है। यहाँ विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें समानतः लंबवत होती है तथा शेष भागों में सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार लंबवत अवश्य रहता है, इसलिए यह क्षेत्र सबसे अधिक ताप प्राप्त करता है।
यहाँ विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें समानतः लंबवत होती है तथा शेष भागों में सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार लंबवत अवश्य रहता है, इसलिए यह क्षेत्र सबसे अधिक ताप प्राप्त करता है। शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तथा अंटार्कटिक वृत्त के मध्य का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध के रूप में जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तथा अंटार्कटिक वृत्त के मध्य का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध के रूप में जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तथा अंटार्कटिक वृत्त के मध्य का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध के रूप में जाना जाता है। इन क्षेत्रों में सूर्य कभी लंबवत नहीं चमकता तथा सूर्य की किरणें का कोण ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होने से तापमान में कमी आती है। इन क्षेत्रों में सूर्य कभी लंबवत नहीं चमकता तथा सूर्य की किरणें का कोण ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होने से तापमान में कमी आती है। शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के मध्य के क्षेत्र शीत कटिबंध के रूप में है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त और से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के मध्य का क्षेत्र शीत कटिबंध के रूप में है। इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें के तिरछेपन से कम सूर्यताप की प्राप्ति होती है, इसलिए इन क्षेत्रों में बहुत ठंड पड़ती है। इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें के तिरछेपन से कम सूर्यताप की प्राप्ति होती है, इसलिए इन क्षेत्रों में बहुत ठंड पड़ती है। देशांतर। देशांतर, 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 देशांतर। 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट, 360 नहीं 359 है ना। 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट, 360 नहीं 359। 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट, 360 नहीं 359। देशांतर। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम में खींची गई रेखाओं को देशांतर कहते हैं। ये रेखा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम में खींची गई रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ये रेखा अर्धवृत्ताकार होती है। ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है। इन रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है तथा ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होते हुए ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। इन रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है तथा ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होते हुए ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, क्योंकि ध्रुवों पर ये रेखाएं एक बिंदु पर मिल जाती है क्योंकि ध्रुवों पर ये रेखाएं एक बिंदु पर मिल जाती है। अक्षांश वृत्त के विपरीत देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अक्षांश वृत्तों के विपरीत देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाई के कारण सभी देशों में लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा के आधार पर गणना शुरू की गई, अतः इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाई के कारण सभी देशों में लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा के आधार पर गणना शुरू की गई, अतः इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। यह 0 डिग्री देशांतर को प्रदर्शित करती है। यह 0 डिग्री देशांतर को प्रदर्शित करती है। इसके बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती है। इसके बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती है। 180 डिग्री पूर्वी तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा पर स्थित है। 180 डिग्री पूर्वी तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा पर स्थित है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है। देशांतर व समय। देशांतर व समय, देशांतर व समय, देशांतर व समय, देशांतर व समय। ग्रीनविच मध्याह्न रेखा के आधार पर विश्व के देशों के समय का निर्धारण किया जाता है। ग्रीनविच मध्याह्न रेखा के आधार पर विश्व के देशों के समय का निर्धारण किया जाता है। चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, अतः ग्रीनविच के पूर्व में सभी स्थानों का समय आगे तथा पश्चिम की समय पीछे होता है। चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, अतः ग्रीनविच के पूर्व में सभी स्थानों का समय आगे तथा पश्चिम के समय पीछे होता है। पृथ्वी पूरे दिन अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी पूरे दिन में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी पूरे दिन में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात पृथ्वी को 15 मिनट घूमने में 1 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर को 1 घंटे का अंतर होता है और 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है और 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है और 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे का समय लगता है और यह ग्रीनविच के समय से 12 घंटे आगे होता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व जाने पर 12 घंटे का समय लगता है और यह ग्रीनविच के समय से 12 घंटे आगे होता है। इसी तरह 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच के समय से 12 घंटे पीछे का समय होता है।
इसी तरह 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच के समय से 12 घंटे पीछे का समय होता है। इसी कारण 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर में एक दिन रात 24 घंटे का अंतर मिलता है। इसी कारण 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर पर एक दिन रात 24 घंटे का अंतर मिलता है। प्रधान मध्याह्न रेखा अटलांटिक महासागर से गुजरती है। प्रधान मध्याह्न रेखा अटलांटिक महासागर से गुजरती है। प्रधान मध्याह्न रेखा अटलांटिक महासागर से गुजरती है। सभी देशांतरीय रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जबकि अक्षांश रेखाओं में 0 डिग्री अर्थात विषुवत रेखा ही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। सभी देशांतरीय रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जबकि अक्षांश रेखाओं में 0 डिग्री अर्थात विषुवत रेखा ही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 1 डिग्री देशांतर की विषुवत रेखा पर दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर की विषुवत रेखा की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर की विषुवत रेखा पर दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। 1 डिग्री देशांतर की विषुवत रेखा पर दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। स्थानीय समय, लोकल टाइम। स्थानीय समय, स्थानीय समय, स्थानीय समय, स्थानीय समय। किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तब इस समय को उस स्थान का स्थानीय समय कहते हैं। किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तब इस समय को उस स्थान का स्थानीय समय कहते हैं। एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं सर्वाधिक पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं सर्वाधिक पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक। पृथ्वी ध्रुव पर चपटी, केंद्र से दूरी कम, विषुवत रेखा पर फुली, केंद्र से दूरी अधिक। ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण अधिक, पृथ्वी ध्रुव पर चपटी, केंद्र से दूरी कम, विषुवत रेखा पर फुली, केंद्र से दूरी अधिक। ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण अधिक, पृथ्वी ध्रुव पर चपटी, केंद्र से दूरी कम, विषुवत रेखा पर फुली, केंद्र से दूरी अधिक। विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण कम। पृथ्वी घूर्णन अपकेंद्रीय बल उत्पन्न, विषुवत रेखा पर प्रभाव, ध्रुव पर प्रभाव शून्य। विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण कम, पृथ्वी घूर्णन अपकेंद्रीय बल उत्पन्न, विषुवत रेखा पर प्रभाव अधिक, ध्रुव पर प्रभाव शून्य। विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण कम, पृथ्वी घूर्णन अपकेंद्रीय बल उत्पन्न, विषुवत रेखा पर प्रभाव अधिक, ध्रुव पर प्रभाव कम। मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। मानव समय, स्टैंडर्ड टाइम। मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। विश्व के देशों के विशाल आकार एवं स्थिति के कारण अलग अलग देशांतर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय में अंतर होता है, अतः देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा को के स्थानीय समय के आधार पर मानक समय का निर्धारण किया जाता है। विश्व के देशों के विशाल आकार एवं स्थिति के कारण अलग अलग देशांतर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय में अंतर होता है, अतः देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले देशांतर रेखा के स्थानीय समय के आधार पर मानक समय का निर्धारण किया जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक देशांतर रेखा का माना गया है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक देशांतर रेखा माना गया है। यह रेखा इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। यह रेखा इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। इस देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया है। इस देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया है। भारत की अवस्थिति ग्रीनविच से पूर्व होने के कारण यहाँ का समय 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। भारत की स्थिति ग्रीनविच के पूर्व में होने के कारण यहाँ का समय 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। उत्तर ग्रीनविच गुजरता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नहीं। ग्रीनविच गुजरता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नहीं। ग्रीनविच गुजरता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नहीं। ग्रीनविच गुजरता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नहीं। ग्रीनविच गुजरता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नहीं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर खींची गई 180 डिग्री देशांतर वाली काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। यह रेखा प्रशांत महासागर में स्थित है। पृथ्वी पर खींची गई 180 डिग्री देशांतर वाली काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। यह रेखा प्रशांत महासागर में स्थित है। साइबेरिया को अलास्का से दूर रखने व साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए 75 डिग्री अक्षांश पर यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है। साइबेरिया को अलास्का से दूर रखने व साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए 75 डिग्री अक्षांश पर यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है। इस रेखा पर पूर्व और पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है। यदि इस रेखा पर पूर्व एवं पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है। यदि एक यात्री इस तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है तो एक दिन की कमी, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन की वृद्धि दर्ज करता है। यदि एक यात्री इस तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम ईस्ट टू वेस्ट की तरफ पार करता है तो एक दिन की कमी, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन की वृद्धि दर्ज करता है। यदि एक यात्री इस तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम
की ओर तरफ पार करता है तो 1 दिन की कमी, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर 1 दिन की वृद्धि दर्ज करता है। अक्षांश व देशांतर रेखाओं का महत्व। अक्षांश व देशांतर रेखाओं का महत्व। अक्षांश व देशांतर रेखाओं का महत्व। पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान की निश्चित जानकारी के लिए अक्षांश व देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान की निश्चित जानकारी के लिए अक्षांश व देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। देशांतर रेखा किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से दूरी को भी निर्धारित करती है। देशांतर रेखा किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से दूरी को भी निर्धारित करती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को समझने के लिए अक्षांशीय माप की आवश्यकता होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को समझने के लिए अक्षांशीय माप की आवश्यकता होती है। जीपीएस सैटेलाइट कक्षा के निर्धारण में भी अक्षांशों का महत्व है। जीपीएस सैटेलाइट कक्षा के निर्धारण में भी अक्षांशों का महत्व है। देशांतर रेखाएं विभिन्न क्षेत्रों के मानक समय निर्धारण में उपयोगी है। देशांतर रेखाएं विभिन्न क्षेत्रों के मानक समय निर्धारण में उपयोगी है। ये विभिन्न क्षेत्रों की मौसमी व जलवायु दिशाओं को भी समझने में सहायता प्रदान करती है। ये विभिन्न क्षेत्रों की मौसमी व जलवायु दिशाओं को समझने में भी सहायता प्रदान करती है। नाविक तथा वायुयान चालक लंबी समुद्री यात्रा पर दूरी का आकलन करने में अक्षांश व देशांतर रेखाओं का उपयोग करते हैं। नाविक तथा वायुयान चालक लंबी समुद्री यात्रा पर दूरी का आकलन करने में अक्षांश व देशांतर का उपयोग करते हैं। हालांकि जीपीएस तंत्र के विकास से किसी स्थिति की जानकारी प्राप्त करना अब आसान हो गया है, लेकिन यह तंत्र अक्षांश व देशांतर की सार्थकता को कम नहीं कर पाया है। ये रेखाएं किसी स्थान की सटीक जानकारी को निश्चित करने में मदद करती है। हालांकि जीपीएस तंत्र के विकास से किसी स्थिति की जानकारी प्राप्त करना अब आसान हो गया है, लेकिन यह तंत्र अक्षांश व देशांतर की सार्थकता को कम नहीं कर पाया है। ये रेखाएं किसी स्थान की सटीक जानकारी को निश्चित करने में मदद करती है। मौसम विज्ञानी मौसम पूर्वानुमान के लिए इन रेखाओं का उपयोग करते हैं। मौसम विज्ञानी मौसम पूर्वानुमान के लिए इन रेखाओं का उपयोग करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ। 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 अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी की भी 2 गतियाँ हैं, घूर्णन रोटेशन एवं परिक्रमण रिवोल्यूशन। अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी की भी 2 गतियाँ हैं, घूर्णन रोटेशन एवं परिक्रमण रिवोल्यूशन। अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी की भी 2 गतियाँ हैं, घूर्णन रोटेशन एवं परिक्रमण रिवोल्यूशन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जबकि परिक्रमण से तात्पर्य पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने से है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जबकि परिक्रमण से तात्पर्य पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने से है। पृथ्वी की घूर्णन गति दैनिक गति। पृथ्वी की घूर्णन गति दैनिक गति। पृथ्वी की घूर्णन गति दैनिक गति। पृथ्वी का घूर्णन 24 घंटे में पूर्ण होता है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं। यह दैनिक गति दिन व रात में के घटित होने के लिए जिम्मेदार होती है। पृथ्वी का घूर्णन 24 घंटे में पूर्ण होता है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। यह दैनिक गति दिन व रात के घटित होने के लिए जिम्मेदार होती है। पृथ्वी को प्रकाश व ऊष्मा की प्राप्ति सूर्य से होती है, अतः घूर्णन करते हुए पृथ्वी के लिए प्रत्येक भाग में एक निश्चित अवधि के लिए सूर्य प्रकाश पहुँचता है। पृथ्वी को प्रकाश व ऊष्मा की प्राप्ति सूर्य से होती है, अतः घूर्णन करते हुए पृथ्वी के प्रत्येक भाग में एक निश्चित अवधि के लिए सूर्य का प्रकाश पहुँचता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण सभी भागों में क्रमिक रूप से दिन व रात होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण सभी भागों में क्रमिक रूप से दिन व रात होते हैं। ग्लोब प्रवाह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। ग्लोब प्रवाह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। ग्लोब प्रवाह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो उसका आधा भाग प्रकाश में तथा आधा भाग अंधकार में रहेगा। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो उसका आधा भाग प्रकाश में तथा आधा अंधकार में रहेगा। पृथ्वी के घूर्णन की गणना तारों व सूर्य के संदर्भ में की जाती है। पृथ्वी के घूर्णन की गणना तारों व सूर्य के संदर्भ में की जाती है। जब यह गणना तारों के संदर्भ में की जाती है तब उसे नक्षत्र दिवस सिडरल डे तथा सूर्य के सापेक्ष गणना को सौर दिवस सोलर डे कहा जाता है। जब यह गणना तारों के संदर्भ में की जाती है तब उसे नक्षत्र दिवस सिडरल डे तथा सूर्य के सापेक्ष गणना को सौर दिवस सोलर डे कहा जाता है। जब यह गणना तारों के संदर्भ में की जाती है तब उसे नक्षत्र दिवस सिडरल डे तथा सूर्य के सापेक्ष गणना को सौर दिवस सोलर डे कहा जाता है। सौर दिवस का समय काल 24 घंटे तथा नक्षत्र दिवस का समय काल 23 घंटे 56 मिनट का होता है। सौर दिवस का काल 24 घंटे तथा नक्षत्र दिवस का काल 23 घंटे 56 मिनट का होता है। सौर दिवस का समय काल 24 घंटे तथा नक्षत्र दिवस का काल 23 घंटे 56 मिनट का होता है। दोनों के मध्य 4 मिनट का यह अंतर पृथ्वी के घूर्णन के कारण व सूर्य तथा पृथ्वी की बदली स्थिति के कारण है। दोनों के मध्य 4 मिनट का यह अंतर पृथ्वी के घूर्णन तथा सूर्य तथा पृथ्वी की बदलती स्थिति के कारण है। दोनों के मध्य 4 मिनट का यह अंतर पृथ्वी के घूर्णन के कारण व सूर्य तथा पृथ्वी की बदलती स्थिति के कारण है। पृथ्वी की परिक्रमण गति वार्षिक गति। पृथ्वी की परिक्रमण गति वार्षिक गति। पृथ्वी की परिक्रमण गति वार्षिक गति। पृथ्वी की परिक्रमण गति वार्षिक गति।
पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिन और 6 घंटे में पूर्ण करती है, जिसे पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिन और 6 घंटे में पूर्ण करती है, जिसे पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिन और 6 घंटे में पूर्ण करती है, जिसे पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहते हैं। एक वर्ष में 365 दिन की अवधि पृथ्वी के परिक्रमण काल के आधार पर ही होती है। एक वर्ष में 365 दिन की अवधि पृथ्वी के परिक्रमण काल के आधार पर ही होती है। शेष 6 घंटे की अवधि 4 वर्षों में 24 घंटे के रूप में एक दिन को पूर्ण करती है। इस प्रकार हर चौथे वर्ष 366 दिन का होता है, जिसे अधिवर्ष लीप ईयर कहते हैं। यह दिन फरवरी माह में जोड़ा जाता है। परिक्रमण करते हुए पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक नजदीक होती है तो इस स्थिति को उपसौर पेरीहेलियन कहते हैं। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। परिक्रमण करते हुए पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक नजदीक होती है तो इस स्थिति को उपसौर पेरीहेलियन कहते हैं। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। परिक्रमण करते हुए पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक नजदीक होती है तो इस स्थिति को उपसौर पेरीहेलियन कहते हैं। यह 3 जनवरी को होती है। परिक्रमण करते हुए पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक नजदीक होती है तब इस स्थिति को उपसौर पेरीहेलियन कहते हैं। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी अपने परिक्रमण के दौरान जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर एपीहेलियन कहते हैं। ऐसा स्थिति 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी अपने परिक्रमण के दौरान जब सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है तब इस स्थिति को अपसौर एपीहेलियन कहते हैं। यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी अपने परिक्रमण के दौरान जब सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है तो इस स्थिति को अपसौर एपीहेलियन कहते हैं। यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी अपने परिक्रमण के दौरान जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इस स्थिति को अपसौर एपीहेलियन कहते हैं या एपहेलियन कहते हैं। यह 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच खींची गई है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच खींची गई है। पृथ्वी का अक्ष लंब तल पर 23.5 डिग्री तथा कक्षीय तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का अक्ष लंब तल पर 23.5 डिग्री तथा कक्षीय तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का अक्ष लंब तल पर 23.5 डिग्री तथा कक्षीय तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण मार्ग पर सदैव एक ही ओर झुका रहता है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने सूर्य के सम्मुख रहता है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण मार्ग पर सदैव एक ही ओर झुका रहता है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने सूर्य के सम्मुख रहता है। इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश भाग सूर्य के प्रकाश में रहता है। परिणाम स्वरूप यहाँ दिन बड़े तथा रातें छोटी होती है और उत्तरी ध्रुव पर हमेशा दिन रहता है। इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश भाग सूर्य के प्रकाश में रहता है। परिणाम स्वरूप यहाँ दिन बड़े तथा रातें छोटी होती है और उत्तरी ध्रुव हमेशा दिन रहता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर होता है, अतः वहाँ दिन छोटे व रातें बड़ी होती है और दक्षिणी ध्रुव पर रात रहती है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है तब इसके विपरीत स्थितियाँ होती हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की से दूर होता है, अतः वहाँ दिन छोटे व रातें बड़ी होती है और दक्षिणी ध्रुव पर रात रहती है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है तब स्थितियाँ विपरीत होती है। ऋतु परिवर्तन ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ग्रीष्म अयनांत सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसके कारण इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है तथा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसके कारण इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है तथा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसके कारण इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है तथा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध के सूर्य के सम्मुख होने के कारण उत्तरी ध्रुव को समीपवर्ती क्षेत्र में लगातार 6 महीने का दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध के सूर्य के सम्मुख होने के कारण उत्तरी ध्रुव के समीपवर्ती क्षेत्रों में लगातार 6 महीने का दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध के सूर्य के सम्मुख होने के कारण उत्तरी ध्रुव में के समीपवर्ती क्षेत्रों में लगातार 6 महीने का दिन रहता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होती है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। शीत अयनांत सूर्य की किरणें 21 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। इस स्थिति में दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, जिसमें दिन की अवधि लंबी तथा रातें छोटी होती है। सूर्य की किरणें 21 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। इस स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, जिसमें दिन की अवधि लंबी तथा रातें छोटी होती है। इसके विपरीत इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण वहाँ शीत ऋतु होती है, जिससे दिन की अवधि छोटी तथा रातें लंबी होती है। दक्षिणी ध्रुव के सूर्य के सम्मुख झुके होने के कारण इस ध्रुव पर हमेशा दिन रहता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। विषुव
सूर्य की किरणें 21 मार्च तथा 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। विषुव सूर्य की किरणें 21 मार्च तथा 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। विषुव सूर्य की किरणें 21 मार्च तथा 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। विषुव सूर्य की किरणें 21 मार्च तथा 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। जब सूर्य की किरणें 21 मार्च को विषुवत रेखा पर चमकती है तो ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु या दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। जब सूर्य की किरणें 21 मार्च को विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है तो ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। जब सूर्य की किरणें 21 मार्च को विषुवत रेखा पर चमकती है तो ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। जब सूर्य की किरणें 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सीधी चमकती है तब उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। जब सूर्य की किरणें 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सीधी चमकती है तब उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। जब सूर्य की किरणें 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सीधी चमकती है तब उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 जून को कर्क रेखा, 21 दिसंबर मकर रेखा, 21 मार्च 23 सितंबर को विषुवत रेखा। 21 जून कर्क रेखा, 21 दिसंबर मकर रेखा, 21 मार्च 23 सितंबर विषुवत रेखा। 21 जून कर्क रेखा, 21 दिसंबर मकर रेखा, 21 मार्च 23 सितंबर विषुवत रेखा। 21 जून कर्क रेखा, 21 दिसंबर मकर रेखा, 21 मार्च 23 सितंबर विषुवत रेखा। 21 जून कर्क रेखा, 21 दिसंबर मकर रेखा, 21 मार्च 23 सितंबर विषुवत रेखा। धूमकेतु कोमेट, धूमकेतु कोमेट, धूमकेतु कोमेट, धूमकेतु कोमेट, धूमकेतु कोमेट, धूमकेतु कोमेट। बर्फ चट्टानों और धूल का एक समूह जो अंतरिक्ष में तैरता रहता है। बर्फ चट्टानों और धूल का एक समूह जो अंतरिक्ष में तैरता रहता है। बर्फ चट्टानों और धूल का एक समूह जो अंतरिक्ष में तैरता रहता है। अक्सर इसकी एक पूंछ होती है, अक्सर इसकी एक पूंछ होती है, अक्सर इसकी एक पूंछ होती है। जैसे जैसे यह सूर्य के पास आता है इसकी पूंछ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे यह सूर्य के पास आता है इसकी पूंछ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे यह सूर्य के पास आता है इसकी पूंछ बढ़ती जाती है। यह पूंछ पानी, धूल और विभिन्न गैसों से बनी होती है जो सौर ऊर्जा से वाष्पित होती है। यह पूंछ पानी, धूल और विभिन्न गैसों से बनी होती है जो सौर ऊर्जा से वाष्पित होती है। यह पूंछ पानी, धूल और विभिन्न गैसों से बनी होती है जो सौर ऊर्जा से वाष्पित होती है। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड, क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड, क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड, क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड, क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड। चट्टानों से बना पिंड जिसमें धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के तत्व होते हैं। चट्टानों से बना पिंड जिसमें धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के तत्व होते हैं। चट्टानों से बना पिंड जिसमें धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के तत्व होते हैं। आमतौर पर मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। आमतौर पर मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। आमतौर पर मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। आकार कुछ सेंटीमीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक। आकार कुछ सेंटीमीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक। आकार कुछ सेंटीमीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक होता है। सूर्य का परिक्रमा करता है, सूर्य का परिक्रमा करता है, सूर्य का परिक्रमा करता है। उल्कापिंड मेट्रॉयड, उल्कापिंड मेट्रॉयड, उल्कापिंड मेट्रॉयड, उल्कापिंड मेट्रॉयड, उल्कापिंड मेट्रॉयड। क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले होता है। क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले होता है। मेट्रॉयड क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले होता है। मेट्रॉयड उल्कापिंड क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले होता है। उल्कापिंड मेट्रॉयड क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले होता है। उल्का मेटोर जब उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह उल्का बन जाता है। पृथ्वी की ओर अकेले टूटता तारा या उल्का वर्षा समूह में आ सकता है। उल्का मेटोर जब उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह उल्का बन जाता है। पृथ्वी की ओर अकेले टूटता तारा या उल्का वर्षा समूह में आ सकता है। उल्का मेटोर जब उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह उल्का बन जाता है। पृथ्वी की ओर अकेले टूटता तारा या उल्का वर्षा समूह में आ सकता है। उल्का मेटोर जब उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह उल्का बन जाता है। पृथ्वी की ओर अकेले टूटता तारा या उल्का वर्षा समूह के रूप में आ सकता है। उल्कापिंड मेट्रॉयड्स, उल्कापिंड अवशेष मेट्रॉयड्स, उल्कापिंड अवशेष मेट्रॉयड्स, उल्कापिंड अवशेष मेट्रॉयड, उल्कापिंड अवशेष मेट्रॉयड। जब कोई उल्का वायुमंडल से गुजरते वक्त पूरी तरह से नहीं जलती और जो हिस्सा जमीन से टकराता है। मेट्रॉयड उल्कापिंड अवशेष मेट्रॉयड जब कोई उल्का वायुमंडल से गुजरते हुए पूरी तरह से नहीं जलती और जो हिस्सा जमीन से टकराता है। उल्कापिंड अवशेष मेट्रॉयड जब कोई उल्का वायुमंडल से गुजरते हुए पूरी तरह से नहीं जलती और जो हिस्सा जमीन में टकराता है। उल्कापिंड अवशेष मेट्रॉयड जब कोई उल्का वायुमंडल से गुजरते हुए पूरी तरह नहीं जलता जो हिस्सा जमीन से टकराता है। मेट्रॉयड हो गया वो। उल्कापिंड मेट्रॉयड, उल्का मेट्रोर और उल्कापिंड अवशेष मेट्रॉयड। उल्कापिंड मेट्रॉयड, उल्का मेटोर, उल्कापिंड अवशेष मेट्रॉयड, उल्कापिंड मेट्रॉयड, उल्का मेटोर, उल्कापिंड अवशेष मेट्रॉयड्स। हर हर महादेव।